अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो देखो जो पावर्स हैं ये हम 7 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स। ये जितनी भी पावर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है प्रेसिडेंट की पावर्स। और जब हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा तब हम जब गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यही सेम पावर्स गवर्नर्स के पास भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हम जब प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में हम इन दोनों की पावर का कंपैरिजन करेंगे। ये जो कंपैरिजन होता है ये कई बार कई मेंस एग्जाम्स में भी पूछा गया है। ठीक है, ये चाहे सीजीएल का हो, एसएससी सीजीएल, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या फिर यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स हो, सभी में एक क्वेश्चन कहीं ना कभी प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर के कंपैरेटिवली जनरेट किया जाता है। ठीक है, और हम उसमें आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करेंगे कि कौन से पावर किस आर्टिकल में इंक्लूड की जाती है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे मीनिंग होता है कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका संबंधित संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति की। तो जो कार्यपालिका की पावर्स हैं एंड द फंक्शंस हैं वो नंबर 1, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। ठीक है, भारत सरकार के जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे किसके नाम पे किए जाते हैं? द फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, यानी राष्ट्रपति के नाम पे सारे कार्य किए जाते हैं। वैसे जब हम इसको आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे ये आर्टिकल नंबर 53 में आता है। ठीक है, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। आर्टिकल 53 क्या कहता है? जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, गवर्नमेंट के कार्यपालिका संबंधित कार्य होंगे, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम इनको वन बाय वन करते हुए चलेंगे। सेकंड पॉइंट है, ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग इन मैनर इन विच द ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। वो उनको ऑथेंटिकेट करता है। थर्ड पॉइंट, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द सेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। ठीक है, देखो ये जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हो ना, जब यूपीएससी आईएएस लेवल पे जब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इन्हीं में से कोई एक पॉइंट को नॉट लगाता है या फिर ऊपर नीचे कर देता है और आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जब हम इसके लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे ना, आईएएस और पीसीएस में कई क्वेश्चंस जो ऐसे पूछे गए हैं डायरेक्टली लक्ष्मीकांत की बुक से, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में आए हुए फैक्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इनको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इन पॉइंट्स को देखते चलना है। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो लास्ट में डीईएफ पॉइंट है, जो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जिन लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर। भारत में जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं इंक्लूडिंग द पीएम, ठीक है, ये सारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आईएएस में पूछा गया है। ठीक है, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। सेकंड यानी पॉइंट नंबर ई, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, राइट। और इस टाइम जो भारत के एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनका नाम है आर वेंकट रमन। वेंकट रमन और लास्ट में आई, रमनी, आर वेंकट रमनी। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति एंड डिटरमाइंस हिज रिम्यूनरेशन, राइट। और उनका जो सैलरी होगा वो भी डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्या ये क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में आता है ट्रू की फॉल्स, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। देखो यहां पे जो ये प्लेजर है इसका मीनिंग क्या है कि राष्ट्रपति कभी भी अटॉर्नी जनरल को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे सर्वाइव करता है। पॉइंट नंबर एफ सेज ही अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है भाई? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीएजी, कैग। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये जो भारत का महालेखा परीक्षक होता है, सीएजी का जो पोस्ट होती है, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। इसके अलावा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईसी, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। और देखो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इसके अंडर में एक इलेक्शन कमिश्नर और होता है, एक और होता है, यानी एक सीईसी होता है, इसके अंडर में 2 और होते हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट होती है इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, प्लस इन 2 बंदों को और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, फिर चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के चेयरमैन को और मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, जितने भी राज्य हैं उनके गवर्नर्स को। एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं उनको भी इसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फाइनेंस कमीशन
किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 280। ये क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कई बार, ठीक। Point number G says he can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposals for legislation from Prime Minister. Not so important, although. Point number H says he can require the Prime Minister to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the Council. इसका क्या कहने का मतलब है? वो प्राइम मिनिस्टर से एक ऐसे मुद्दे पे कंसिडरेशन ले सकता है जिस मुद्दे पे मिनिस्टर्स जो किसी भी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना डिसीजन तो ले लिया है लेकिन काउंसिल ने उस डिसीजन को पास या अप्रूव नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेज ही कैन अपॉइंट अ कमीशन। वो एक कमीशन अपॉइंट करता है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ द एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट मींस ओबीसीज, राइट। तो वो इन कमीशंस के ही कैन अपॉइंट ए कमीशन, तो इनको इन मुद्दों पे एक कमीशन भी बैठा सकता है, ठीक है। ही कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन अपॉइंट करता है? भारत के प्रेसिडेंट। इससे क्या होता है? सेंटर और स्टेट के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं या फिर इंटर स्टेट कोऑपरेशन इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। वो जितने भी भारत के संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, 8 यूटीज है इंडिया में, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको अपॉइंट करता है भारत के प्रेसिडेंट। एंड द पॉइंट नंबर एल मींस 12th, ठीक है। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड हैज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। वो भारत के किसी भी एरिया को घोषित कर सकता है शेड्यूल एरिया, राइट, और ट्राइबल एरियाज को भी घोषित किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति की शक्तियों के द्वारा, जो हम एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किसी भी एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित करने के लिए क्या मापदंड है? तो वो सिर्फ इंडिया के प्रेसिडेंट ही घोषित कर सकते हैं, पार्लियामेंट उसको नहीं बनाती है, उसके जो रूल्स होते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स यानी भारत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है, विधायी शक्तियां। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। जब आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी होती है, तो पहला जो ऑप्शन था वो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड थर्ड वन वाज प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही सही हैं। भारत की जो पार्लियामेंट होती है वो इन तीनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है।